हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गेटवे क्लासेस ऐप पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ते हैं तो आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जिसमें मैं 100% सिलेबस को कवर कराऊंगा। उसके बाद आपको सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज डीपीपी आपको मिलेगी और जितनी भी डीपीपी आपको मिलेंगी सभी डीपीपी का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लासेस होंगी ऐप पर, यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे और यूनिट वाइज आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं पीवाईक्यूज का आपको यूनिट वाइज क्या मिलेगा, सेट मिलेगा, जहां पर क्वेश्चन के आंसर भी उसके सामने लिखे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड, या फिर हम इसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको रैंक को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड पढ़ा चुका हूं। पहला मेथड हमने पढ़ा था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट मेथड, यानी कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को डिटरमिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड मेथड हमने पढ़ा था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इक्लियन फॉर्म मेथड, यानी कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को इक्लियन फॉर्म मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को नॉर्मल फॉर्म मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में और वहां पर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के जो 8 लेक्चर्स होंगे उनमें से 7 लेक्चर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, जहां पर हम या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। याद रखना, इनवर्स कैलकुलेट करते समय कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ नहीं लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको जब इक्लियन फॉर्म मेथड पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था। और याद रखना, इक्लियन फॉर्म में भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का यूज कभी भी एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं करते, मतलब एक साथ नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म मेथड, यहां पर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी करेंगे। तो देखिए, यही यहां पर स्टार्टिंग में लिखा है कि बाय यूजिंग बोथ रो और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन गिवन मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नोन एज नॉर्मल फॉर्म। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है उस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास 4 टाइप की नॉर्मल फॉर्म होती है, यानी कि जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपकी गिवन मैट्रिक्स इन 4 में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अभी आप लोगों को हो सकता है कि ये फॉर्म समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, थोड़ी देर ध्यान से सुनिए बस। देखिए, आपको अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, आपको उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। जब आप गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो लास्ट में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स इन 4 में से किसी एक फॉर्म की मैट्रिक्स होगी। तो ये चारों फॉर्म जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे बनेंगी।
तो फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए, फिलहाल आपको यह बात समझनी है कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है यह मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है जो आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, 4x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 4x5 हो सकता है, 5x5 हो सकता है। लेकिन जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 3x3, 3x4, 4x3 और 4x4 है। 4x4 तक ज्यादा पूछते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए सबको एक ही तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम करने में नहीं आएगी आपको। ध्यान से एक बार प्रोसीजर को समझिए। देखिए, आपको क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली पोजीशन का एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 दिया होता है, तो जहां पर ऑलरेडी 1 दिया गया है वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपका एक स्टेप बच जाएगा। और अगर 1 नहीं दिया तो सबसे पहले इस पहली पोजीशन के एलिमेंट को 1 बनाना है। कैसे बनाना है, या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बना दो या एलिमेंट्री कॉलम से बना दो, दोनों के दोनों अलाउ हैं आपको इस बार। और अगर ये जब आपका 1 बन जाएगा, आप जरा ध्यान से समझना, अगर ये आपका 1 बन जाता है, 100% बनेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, कितने, अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो इसके नीचे 3 एलिमेंट और होंगे। आपको क्या करना है, इन तीनों को रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से 0 बना देना है। क्या करना है, 0 बना देना। और देखिए 0 आपको बनाना, अगर आपने इक्लियन फॉर्म मेथड पढ़ लिया और इनवर्स कैलकुलेट करना आपने सीख लिया तो आपको 0 बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन तीनों को 0 बनाना है। उसके बाद जब ये तीनों 0 बन जाए तो अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना। पहले आपने इसको 1 बनाया, फिर उसके नीचे सबको 0 बनाया, कैसे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब आप लगाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और इसके सामने जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे, 3 लिखे होंगे, अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो, अगर ये 4x4 की है तो 3 एलिमेंट होंगे, आप तीनों को 0 बना देंगे। कैसे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसको 1 बनाया, कैसे 1 बनाएंगे, या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से या रो से, जिससे भी बन जाए। जब ये 1 बन जाए तो उसके बाद इसके नीचे तीनों 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। जब ये तीनों 0 बन जाए तो ये तीनों को 0 बनाना है, कैसे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद अब क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट ये होगा, तो आपको इसको 1 बनाना है। कैसे बनाना है भाई, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा, लेकिन जिससे भी बन जाए आपको इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको 1 बनाना है। तो जब ये 1 बन जाएगा आपका, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहां पर 2 होंगे, दोनों को 0 बनाना है। कैसे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। जब ये दोनों 0 बन जाए तो इसके सामने वाले 0 बना दो। कैसे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। क्लियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट यहां पर आएगा। अब आप नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। अगेन जिससे भी बन जाए, कॉलम से बने कॉलम से, रो से बने रो से बना दो। और जब ये 0 बन जाएगा तो आपको इसके नीचे भी 0 बनाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, इसके सामने भी 0 बनाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। और उसके बाद यहां पर अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो इसको आपको 1 बनाना है, आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है यहां पर कोई एलिमेंट आए ही ना। देखो अगर यहां पर 0 आ गया तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी है किस ऑर्डर की बनी, 3x3 की मैट्रिक्स बनी। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की बनेगी तो रैंक 3 आएगी। अगर 4x4 की बनेगी, मान लेते हैं सपोज यहां पर 1 आ गया, तो मैट्रिक्स हो गई 4x4 ऑर्डर की, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर भी 0 आ जाए और यहां भी 0 आ जाए, तो अब रैंक की क्या होगी, देखो अब यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर हो गया 2x2 का, तो रैंक भी कितनी आ जाएगी, 2x2 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। और अगर यहां पर 1 आ गया तो ये रैंक आएगी हमारी 4, क्योंकि मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4x4।
तो यहां पर रैंक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया। तो यहां पर जो रैंक का फॉर्मूला हमारे पास आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर के इक्वल आएगा। यहां पर जो बार बार आर लिखा है ना, इसी के इक्वल आएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये आई आर क्या है, एक्चुअल में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 की, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं I4। तो यहां पर R की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बात समझ में आ रही है ना, I की वैल्यू कितनी हो गई, 4। और देखिए इसी में अगर ये एलिमेंट 0 आ गया होता, अगर ये एलिमेंट 0 आ गया होता, तो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये मैट्रिक्स बनती 3x3 की। और आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर 0 होता, क्या होता है यहां पर 0, तो ये मैट्रिक्स होती 3x3 ऑर्डर की। तो अगर ये 3x3 ऑर्डर की होती, तो अब जरा ध्यान से समझो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3, तो I3 आ गया। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, I3। अब यहां पर ये आखिरी वाला कॉलम भी 0 है और ये नीचे वाली रो भी 0 है। तो यहां पर इस कॉलम, इन तीनों 0 की जगह पर आप O लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। इसी तरह से ये भी एक 0 मैट्रिक्स है, इसकी जगह आप O लिख सकते हैं, और इस 0 की जगह भी आप O मतलब 0 मैट्रिक्स। तो देखो यही मैट्रिक्स आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां पर I3 क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है। इसी तरह से आप ये चारों फॉर्म बना सकते हैं। तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ गया कि रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसके रैंक को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है। देखिए जैसे मैं आपको 2 मेथड इससे पहले पढ़ा चुका हूं, और आज एक मेथड हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फॉर्म, एक मेथड हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है। तो एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे आसान मेथड कौन सा है रैंक को कैलकुलेट करने का, तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्लियन फॉर्म सबसे आसान मेथड है। क्यों है इक्लियन फॉर्म सबसे आसान मेथड, क्योंकि इक्लियन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, केवल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है। और जब आप डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना देते हैं, तो आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इक्लियन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो रो होती हैं, आपकी रैंक उसी के इक्वल होती है। नॉर्मल फॉर्म मेथड में क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म मेथड में आप गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनली मैट्रिक्स आपको मिलती है, उस फाइनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही हमारे क्वेश्चन की रैंक होती है। तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो यहां पर क्या कहा गया कि रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। इस गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी रैंक आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं इस गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 का, तो यहां पर लिख लेते हैं 3 2 -1, 3 2 -1, 4 2 4 2 6 और 7 4 5। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3 का। अब क्या करें, अब जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर को 1 बनाना पड़ेगा। ये आपको पहले से 1 नहीं दिया गया है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझे। देखो कई तरीके हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस 4 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर 4 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, और फिर बाद में इनको इंटरचेंज कर देंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। अब क्योंकि यहां पर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अलाउ है, तो एक तरीका ये भी है कि देखो यहां पर ये आपका कॉलम कौन सा है, ये C1 है या C2 है या C3 है। तो अगर आप C3 कॉलम को C1 कॉलम के साथ बदल दें, आपस में दोनों को एक्सचेंज कर दें, तो यहां पर -1 आ जाएगा, और उसके बाद आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके +1 बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉलम वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आसान रहेगा। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, C1 को एक्सचेंज करने जा रहे हैं C3 से। ये पहला ऑपरेशन हमारा यहां पर
हम लगाने जा रहे हैं। तो अब हमें देखिए जो नई मैट्रिक्स मिलेगी ए, वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब यहां पर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, आप इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे। क्लियर है? क्या लगाएंगे? इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे। तो आपको जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी देखिए वो क्या होगी, यहां पर कॉलम C3 आ जाएगा, यानी कि -1, 6 और 5। C2 में कोई चेंज नहीं है, 2, 2, 4। और यहां पर आ जाएगा C1, मतलब 3, 4 और 7। ये आपके पास आ गई नई मैट्रिक्स। तो यहां तक मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। अब देखो आपको यहां पर दो चॉइस हैं, या तो आप इस R1 रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या इस C1 कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ही केस में +1 बन जाएगा। तो मैं इस बार ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R1 में चेंज, और R1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। तो अब आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, यहां से आपको देखिए R1 में चेंज -1 टाइम्स ऑफ R1 में करने जा रहा हूं। तो यहां से आपको नई मैट्रिक्स अब आपको मिल जाएगी। जरा ध्यान देना क्या मिलेगी। तो A इज इक्विवेलेंट टू, देखिए A के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1, ये -2 और ये -3 हो जाएगा। और यहां पर 6, 2, 4, 5, 4, 7। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप यहां देखें तो हमारा यहां पर 1 तो बन चुका है ना। अब इस 1 के नीचे हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। ध्यान से समझें, हमें क्या करना है, ये जो 1 हमने बनाया ये हमारा पिवोट एलिमेंट हो गया। इसके नीचे मुझे क्या करना है, 0 बनाने। इसको भी 0 बनाना, इसको भी 0 बनाना है। तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 में चेंज। देखिए R2 में चेंज, R2 में क्या ऐड करें कि यहां पर ये 0 बन जाए। देखो 6 में क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाए, यानी कि 6 में -6 को ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, R2 में चेंज प्लस -6 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं, क्योंकि R1 1 है। अगर आप इस 1 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बन जाएगा, और जब आप इसमें ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन R3, R3 में क्या ऐड करने पे 0 बनेगा। देखो R3 में -5 ऐड करने पे यहां पर 0 बन जाएगा। इसका मतलब -5 टाइम्स ऑफ R1 इसमें ऐड कर दीजिए। अब आगे देखो, अब ये दोनों ऑपरेशन मैं यहां पर लगा देता हूं, तो हमें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो A के ही इक्विवेलेंट होगी। और जरा ध्यान दीजिए क्या होगी। अब देखो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देता हूं, 1 -2 एंड -3, 1 -2 एंड -3। आगे देखो, अब यहां पर देखो ये 0 बनेगा, 6, 2, 4। एक काम करता हूं मैं अलग से ले लेता हूं, 6, 2, 4। ये मेरे पास R2 है। R2 में क्या ऐड करना है, -6 R1। तो R1 को -6 से मल्टीप्लाई करो, -6 × 1 -6, -6 × 2 प्लस का 12, -6 × 3 प्लस का 18। ऐड करने पे कितना मिलेगा, 0, 14 और 22। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, 14 एंड 22। आगे देखो, अब R3 क्या है मेरे पास, 5, 4, 7। ये मेरे पास R3 है, देखो 5, 4, 7। इसमें मुझे क्या करना है, ऐड करना है -5 R1, यानी कि R1 को -5 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो ये आएगा -5, -5 × 2 प्लस का 10, -5 × 3 प्लस का 15। ऐड कर दो भाई, 0, ये 14 आएगा और ये 22 आएगा, यानी कि 0, 14 एंड 22। यहां तक तो हम आ गए। अब आगे देखो, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई। 1 के नीचे तो आपने 0 बना दिए, देखो जरा 1 के नीचे 0 बना दिए, 1 के सामने 0 बना दो। तो कैसे बनेगा 1 के सामने 0, देखिए अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको और इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए C2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे C2 में, देखिए C2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा यहां पर 0 आ जाए। सीधी सी बात है, -2 में 2 ऐड करने पे 0 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ C1 करना है। देखिए एक बात का हमेशा याद रखना कि जब आप
इसको और इसको जीरो बना रहे हैं, 1 के नीचे जब आप जीरो बना रहे हैं तो 1 के हेल्प से ही बनाएंगे, यानी कि इसके हेल्प से इसके तीनों नीचे जीरो बनाएंगे, और यहां पर जो तीनों जीरो बनेंगे वो इसी के हेल्प से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कभी नहीं भूलना है। चलिए C2 में चेंज C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, इसी तरह से C3 में चेंज C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। बस अब हमारे यहां पर जीरो बन जाएंगे, देखो कितनी आसानी से। और इनको समझने में वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन, भाई ये मेथड नहीं पढ़ा लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ा है ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है। चलिए हाँ, तो मैं यहाँ पर C1 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो मैं पहले C1 कॉलम को लिख लेता हूं। मैंने C1 कॉलम को लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, यहां पर आपकी कैलकुलेशन अब बहुत आसान होगी। देखिए जब आप 1 के नीचे जीरो बना देते हैं, जब आप 1 के नीचे जीरो बना देते हैं तो इधर वाले जीरो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, देखो भाई सीधी सी बात है, आपने जो ऑपरेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, तो ये और ये जीरो बन गया। और देखो अगर आप यहां पर C2 में, अब देखो यहां पर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। C2 क्या, आपके पास जो C2 कॉलम है, ये C2 कॉलम -2 है और 14 है और 14 है। C2 में आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना है। C1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और ये जीरो आएगा, यानी कि ये क्या आ गया जीरो, ये क्या आ गया 14, ये क्या आ गया 14। अब एक बात बताओ, केवल यही तो जीरो हुआ, इनमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 के नीचे जीरो बना लेंगे, उसके बाद जब आप इन दोनों को जीरो बनाने जाएंगे तो एक चीज याद रखना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, यानी कि सीधे सीधे यहां पर कॉपी कर देंगे 14 14 22 एंड 22। तो देखो कितना आसान हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। देखो अब यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट को आपको 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएं, अब जरा देखो यहां 1 बनाना कितना आसान है। आप एक काम कर सकते हैं, इस C2 कॉलम को 14 से डिवाइड कर दो, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और 0/14 तो जीरो ही होता है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर हम इस रो को भी तो 14 से डिवाइड कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन यहां पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 22/14 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शन से जब तक बच सकते हैं तब तक आपको फ्रैक्शन से बचना है। तो यहां पर तो हमारे पास फ्रैक्शन से बचने का ऑप्शन है। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, C2 में चेंज, हम कॉलम में चेंज करने जा रहे हैं, C2 में चेंज, और C2 को 1/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह लीजिए C2 को 14 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, देखिए क्या होगी, जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। इसके क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब जरा यहां पर ध्यान से समझो क्या एलिमेंट आएंगे, ये 1 0 0 1 0 0, यहां पर 0 1 1, और यहां पर कोई चेंज नहीं है, तो 0 22 एंड 22 ये आपके पास आ जाए। तो मुझे लग रहा है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां पर 1 बन चुका, यही तो हमारा क्या था, पिवोट एलिमेंट था। अब क्या करें, इसके नीचे 0 बनाओ और इसके सामने 0 बनाओ। पहले नीचे बनाएंगे फिर सामने बनाएंगे। तो नीचे वाला 0 कैसे बनेगा, जरा ध्यान देना। देखो कुछ नहीं करना, इसको 0 बनाना है, R3 में से R2 को माइनस कर दो, तो R3 में चेंज R3 माइनस का R2, तो देखिए कितना आएगा। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स यहां पर आ जाएगी वो होगी A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से समझिए कितना आएगा। देखो R3 में चेंज करना है, 1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 और 0, सेकंड में कोई चेंज नहीं है, 0 1 एंड 22, यहां पर चेंज आएगा 0 1 - 1 0, और 22 - 22 0, ये भी 0 आ गया, ये लीजिए। तो ये भी 1 आ गया, इसके नीचे का 0 आ गया। अब इसके सामने वाले को 0 बनाना है, तो सामने 0 कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो।
सामने अगर आप जीरो बनाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और C3 में से देखिए C3 में से माइनस करना पड़ेगा, C3 में चेंज, C3 जरा ध्यान से समझो, C3 में चेंज, C3 माइनस, C3 माइनस या C3 में ऐड कर देते हैं, C3 में ऐड करेंगे माइनस का 22 टाइम्स ऑफ C2। जरा यहां ध्यान से समझो भाई, ये जीरो कब बनेगा, अगर आप इसमें 22 माइनस 22 से मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ ऐड कर दे। भाई 22 में क्या ऐड करें कि 22 जीरो बन जाए, तो 22 में माइनस 22 ऐड कर दो, तो माइनस 22 टाइम्स ऑफ C2 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और याद रखना ये ऑलरेडी जीरो बन चुका है। तो अब यहां पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर लिखता हूं, जरा ध्यान देना। देखिए देखो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, मैं लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। A इक्विवेलेंट, यहां पर ये जीरो बन जाएगा ऑपरेशन लगा के, तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, A इक्विवेलेंट टू 1, इसके दोनों नीचे जीरो हैं, यहां पर 0 1 0 और ये भी तीनों जीरो बन जाएंगे। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई A के इक्विवेलेंट। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ऑपरेशन लगाने के बाद ये जीरो बन चुका है, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ चुकी है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गई, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 का, ये, जबकि मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3x3। क्या था मैट्रिक्स का ऑर्डर, 3x3। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने आपको क्या कहा, किसी भी गिवन मैट्रिक्स को अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करिए रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, और आपको जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वही आपकी नॉर्मल फॉर्म होगी। अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से समझना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्विवेलेंट टू, देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है तो उसको हम I2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1 तो इसको आप क्या कहेंगे, I2, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं I2, क्या लिख सकता हूं, I2। अब जरा ध्यान से समझना, ये तो I2 हो गया, क्लियर। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये वो जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा 2 × 1 का, और कॉलम मैट्रिक्स के होने के साथ साथ ये जीरो मैट्रिक्स भी है, और जीरो मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, O से। तो इसका मतलब मैं यहां पर O लिख सकता हूं। अच्छा, और ये जो O मैंने लिखा ये इसकी जगह लिखा, इस O मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस O मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 1 का, मैंने इसका ऑर्डर भी यहां पर लिख दिया जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप नीचे, देखो इसको देखो जरा, दिस इज अगेन ए जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 1/2 का, तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स की जगह मैं यहां पर O लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, O, और इस O मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 × 2 का, क्लियर है। अब उसके बाद ये जीरो बच जाता है, जीरो मतलब अकेला जीरो बच रहा है, इसका मतलब देखिए अगर किसी जो मैट्रिक्स है अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1/1 का है। अगर मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है जीरो, इसका मतलब इट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 का है, क्लियर है। तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, O, और इस O का ऑर्डर है 1/1 का। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई इसी को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब यहां पर इनका ऑर्डर लिखना कंपलसरी नहीं होता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने की वजह से यहां पर इनका ऑर्डर भी लिख दिया, नहीं तो आप केवल I2 का ऑर्डर लिखेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है, तो यहां पर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी हमारी, अब यहां पर इसकी रैंक हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि जो रैंक होती है मैट्रिक्स की वो R के इक्वल होती है, और यहां पर R की जो वैल्यू है वो 2 है। R की वैल्यू कितनी है, 2 है, आप देख सकते हैं, ये था ना IR, यहां पर देखिए ये वाली फॉर्म बनी है, ये वाली फॉर्म बन चुकी है हमारे यहां पर, याद ध्यान से देखो जरा, ये वाली फॉर्म बनी है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ये फॉर्म आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो एक फॉर्म तो समझ में आ गई चारों में से, ठीक। चलिए, तो यहां पर ये हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, और इसकी रैंक होगी हमारी 2। अब हम स्टार्ट करते हैं
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां पर ये जो हमारे पास आंसर आया है रैंक 2 आ गई है, और ये जो लास्ट में जाके मैट्रिक्स हमारे पास आती है इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं विच इट इज अ नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म। तो विच इज नॉर्मल। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। और इस बार जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/4 का है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर भले ही 3/4 का है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और मैंने आपको यूक्लिडियन फॉर्म में बताया था कि अगर मैट्रिक्स 3/4 की है तो उसमें से कभी भी जो रैंक है वो 3 से ज्यादा उसकी रैंक नहीं आ सकती, या तो 3 आएगी या 2 आएगी या 1 आएगी। क्लियर है? तो चलिए इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें कॉलम 4 है और स्क्वायर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर होती है। तो देखो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, आप ये मान के चलिए कि ये कॉलम यहां पर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको हटाएंगे नहीं, है ना। तो देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये तो 3/3 का है। और वैसे भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। देखो ये मैट्रिक्स आपकी 3/3 की थी और यहां पर जो इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है वो 2/2 की बनी है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन 3/4 का है, लेकिन हो सकता है इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने वो 3/3 की बने या 2/2 की बने। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, आपको उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनानी है। क्लियर हो गया? ऐसा ही मैंने आपको यूक्लिडियन फॉर्म में भी बताया था कि देखिए यूक्लिडियन फॉर्म में क्या करते हैं, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर भी कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल तो होगा कि नहीं। भाई डायगोनल की बात तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर है तो कोई बात नहीं, आप इस वाले कॉलम को हटा दो और यहां पर ये आप डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो आपको क्या करना है, इस डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट को 0 करना है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, कहां पर, यूक्लिडियन फॉर्म मेथड में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 1 -3 एंड -6। 2 1 -3 -6। दूसरा कॉलम है, दूसरी रो 3 -3 1 और 2 1 1 1 एंड 2। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3 का। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, क्या यहां पर पहला एलिमेंट 1 है? नहीं है, तो पहले एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 बनाने के यहां पर 2 तरीके हैं। देखो कैसे, या तो आप C1 और C2 कॉलम को आपस में बदल दो, तो ये वाला कॉलम यहां लिख दीजिए तो यहां 1 आ जाएगा, या फिर R1 और R3 रो को आपस में बदल दो तब भी 1 आ जाएगा। 1 बनाने के और भी तरीके हैं, आप इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दो, ये 1 बन जाएगा, बाद में इसको बदल देना। लेकिन ये प्रोसेस तो लंबा है। जब भाई हमें छोटा प्रोसेस हमें दिखाई दे रहा है तो हम बड़े प्रोसेस पे क्यों जाए। तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर 2 तरीके सबसे आसान है, या तो आप कॉलम को बदल दें या रो को बदल दें। तो मैं यहां पर रो को बदल देता हूं, तो R1 रो को मैं एक्सचेंज कर देता हूं किससे, R3 से। तो R1 को हम यहां पर चेंज करने जा रहे हैं R3 से, और ऐसा करने पे जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो ए मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, जिसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। जरा ध्यान से देखें, ये वाली रो फर्स्ट में पहुंच जाएगी 1 1 1 एंड 2। तो थर्ड रो फर्स्ट रो में चली गई, सेकंड रो एज इट इज रहेगी 3 -3 1 एंड 2, और थर्ड रो में फर्स्ट रो आ जाएगी 2 1 -3 एंड -6। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मेरे पास ये 1 आ चुका है,
तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका ये 1 आ जाएगा तो आपको इस 1 के नीचे दोनों जीरो बनाने, तो आपको इस 1 के नीचे जीरो बनाने। तो देखिए मैं यहां पर 1 के नीचे जीरो बना देता हूं। तो ये जीरो कैसे बनेगा भाई, 3 जीरो कैसे बनेगा, 3 में आप -3 को ऐड कर दें, या ऐसे कह लें कि 3 में से -3 माइनस कर दें, तो ये जीरो बन जाएगा। तो कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो, हम यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में चेंज R2 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इसको जीरो बनाने के लिए। तो R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। ये दोनों ऑपरेशन जैसे ही आप लगाएंगे आपके पास ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, जीरो बन जाएंगे। तो चलिए मैं इन दोनों एलिमेंट को जीरो बना के नीचे लिख देता हूं। तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें देखिए एलिमेंट क्या क्या होंगे, जरा ध्यान से देखें। R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 1 एंड 2। उसके बाद R2 में चेंज है, देखिए R2 में चेंज है, क्या चेंज होगा मैं यहां पर लिख लेता हूं। R2 रो है हमारी 3 -3 1 एंड 2, ये R2 रो है। इसमें क्या ऐड करना, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है। तो एक काम करो, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिख दो। तो -3 एंड माइनस का 6, भाई -3 से मल्टीप्लाई करना R1 को, 3 2 6 हो जाएगा। इन सब को जब आप ऐड करोगे तो ये 0, ये -6, ये -2 और ये -4 आएगा, यानी कि रो आ जाएगी हमारे पास 0 -6 -2 एंड -4। आगे देखो, अब आपको क्या करना है, R3 में चेंज करना है। R3 क्या है, 2 1 -3 और -6, ये R3 है। इसमें क्या ऐड करना है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखो कितना आएगा, -2 × 1 -2, -2 × 1 -2, -2 × 1 -2 और -4 ऐड कर दीजिए। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और -10 आ जाएगा। तो यहां पर 0 -1 -5 और -10 आ जाएगा। तो ये स्टेप भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। तो हमने 1 के नीचे दोनों जीरो बना दिए, अब 1 के सामने जीरो बनाएंगे, 1 के सामने जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। देखिए क्या लगाएंगे, C2 में चेंज C2, देखिए C2 में चेंज, C2 में से C1 को माइनस कर दो, ये जीरो बन जाएगा, C2 - C1। उसके बाद C3 में चेंज, C3 में से भी C1 को माइनस कर दो, C3 में चेंज C3 - C1। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इससे इसको माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, C3 में चेंज C3 - 2 टाइम्स ऑफ C1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1। चलिए अब देखिए यहां पर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखें। A इज इक्विवेलेंट टू, ए देखिए किसके इक्विवेलेंट होगी, इस मैट्रिक्स को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता है, तो इनको हम एज इट इज लिखेंगे और ये तीनों जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 0 -6 -2 -4 -1 -5 अच्छा सॉरी, इसमें एक यहां 0 0 -1 -5 और -10। यहां तक तो हम आ गए। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो अब मुझे चाहिए इस प्लेस पर 1, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट यही होगा ना, इसको 1 बनाना है। कैसे बनाए इसको 1, क्या तरीका है इसको 1 बनाने का, देखो इसके नीचे -1 लिखा है, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो यानी कि यहां पर ऑपरेशन हमारा लगेगा, R2 को
एक्सचेंज कर देते हैं किसके साथ, R3 के साथ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। A इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट होगी, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 एंड 0। R2 में R3 आ जाएगा तो 0 -1 -5 -10, और R2 R3 में चला जाएगा तो 0 -6 -2 एंड -4। अब मुझे बनाना यहां पर +1 लेकिन बना अभी -1 है, तो क्या करें, इस R2 रो को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस C2 कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये अब हमारा होगा नेक्स्ट ऑपरेशन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लगाता हूं। तो देखिए यहां पर ऑपरेशन अब हमारा आएगा, R2 में -1 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो R2 में चेंज और R2 को -1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगी जो A के ही इक्विवेलेंट होगी, A के इक्विवेलेंट होगी। और क्या एलिमेंट होंगे, 1 के आगे पहली रो में सारे 0 हैं, 1 0 0 एंड 0। सेकेंड रो देखो 0 -1 -5, देखिए ये प्लस हो जाएंगे सब, 1 5 10, 0 1 5 एंड 10। और थर्ड रो एज इट इज 0 -6 -2, 0 -6 -2 और लास्ट का एलिमेंट क्या है -4। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके आगे देखिए, अब क्या करें, ये 1 बन चुका, अब इस 1 की हेल्प से पहले इसको 0 बनाओ। क्या करें, इसको 0 बनाएंगे। देखो कैसे, ये 0 बनाना बहुत आसान है, R3 में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे R3 में, R3 में चेंज R3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R2। भाई इसको 6 देखिए -6 में 6 को ऐड कर देंगे, 0 बन जाएगा। तो अब यहां पर हम इसको ऐड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। तो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी जो A मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और इसमें एलिमेंट देखिए क्या आएंगे, पहली रो में कोई चेंज नहीं है 1 0 0 0, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है 1 0 1 5 0 1 5 एंड 10। थर्ड रो में चेंज है, देखिए थर्ड रो में क्या चेंज है, या तो 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपको R3 ये -2 है और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो -2 + 30 माइनस का 28 आएगा। सिमिलरली यहां पर देखो ये 60 बनेगा और माइनस का 4 तो 56 बनेगा। ये आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब आपने 1 के नीचे 0 बना दिया, 1 के सामने इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को 0 बना लेते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगेगा यहां पर, जरा ध्यान से देखें। नाउ C2 में देखिए C3 में चेंज करना है, C3 में चेंज C3 प्लस माइनस का 5 टाइम्स ऑफ C2। भाई सीधी सी बात है, इस 5 में क्या ऐड करें -5, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करना है। C4 में चेंज, यहां पर 10 है तो C4 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो इसमें माइनस का 10 टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों ऑपरेशन मैं यहां पर लगा देता हूं और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए इन दोनों ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो देखते हैं क्या आएगी। देखिए C3 और C4 में चेंज है, पहले दो कॉलम तो एज इट इज रहेंगे। तो A इज इक्विवेलेंट टू, पहले दो कॉलम एज इट इज 1 0 0 0 1 0। अब यहां पर देखिए ये 0 बनेगा, यहां पर तो 0 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा। देखिए एक चीज याद रखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो जिनको हम ऑलरेडी 0 बना चुके हैं, जैसे इनको 0 बना चुके हैं, इनको 0 बना चुके हैं, ये 0 कभी नहीं हटेंगे, वो हमेशा आएंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर बना दिया 0। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखो ये C2 है, C2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि यहां पर तो माइनस का 28 ही आएगा। थर्ड रो में ये 0 बन जाएगा और ये 56 है, कितना है 56, तो ये 56 ही रहेगा। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, हमने यहां पर क्या किया था, R3 में चेंज किया था,
R3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ पर 6 टाइम की R2, तो यहाँ पर प्लस का 30 और माइनस का 2 यानी कि प्लस का 28 आएगा। ये प्लस का 28 है भाई, माइनस का नहीं, क्लियर है। और ये 56 है, ठीक, तो यहां पर भी प्लस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या करना है, अब हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। ये इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएं? देखो इसको 1 बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप C3 कॉलम को या तो आप C3 कॉलम को जरा ध्यान से देखो, या तो आप C3 कॉलम को 28 से डिवाइड कर दो, एक तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका ये है कि R3 को 28 से डिवाइड कर दो। तो आसान कौन सा है? R3 वाला। क्यों? क्योंकि 28 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो मैं C3 कॉलम को डिवाइड करता 28 से। तो अब मैं यहां पर क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 में चेंज और R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 1/28 से। देखिए कितना आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो A के इक्विवेलेंट ही होगी, और फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0, ठीक। इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 एंड 0। यहां पर इसको 28 से डिवाइड कर दिया तो ये 0 0 और ये 1 और ये 2 बने, क्लियर है। तो यानी कि ये 1 बन चुका। अब हमें क्या करना, 1 के सामने वाला 0 बनाना है, यानी कि इस 2 को मुझे 0 बनाना पड़ेगा। तो एक बार और ऑपरेशन लगाएंगे, इस 2 को 0 बनाना है। इसका मतलब हमें C4 कॉलम में चेंज करना है, और C4 में क्या चेंज होगा, C4 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C3। भाई सीधी सी बात है, 2 में क्या ऐड करें, -2, 0 बन जाएगा। तो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो होगी A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0। देखिए पहले 3 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 और ये हो जाएगा 0 0 0। अब ये 3/4 की मैट्रिक्स थी, तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है वो उसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। कितना है, 3/3 का ऑर्डर है। इसका मतलब मैं यहां पर इस मैट्रिक्स को देखो कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो मैट्रिक्स मिली है, इस मैट्रिक्स को देखो कैसे लिखा जा सकता है। A इज इक्विवेलेंट टू, देखो यहां ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का। कितना ऑर्डर है, 3/3 का। तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूं, A इज इक्विवेलेंट टू I3। देखो तो यहां तक तो ये कवर हो गया, यहां तक तो ये कवर हो गया, ये I3 है हमारा, इतना इतना पार्ट क्या है, I3। इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद एक कॉलम बच गया जीरो मैट्रिक्स का। तो इस जीरो मैट्रिक्स के कॉलम को यहां पर लिख दीजिए। तो ये हमारी हो गई नॉर्मल फॉर्म, और यहां से विच इज ए नॉर्मल फॉर्म, विच इज अ नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, और इस नॉर्मल फॉर्म की जो रैंक है वो कितनी है, इसकी रैंक हमारे पास आ रही है 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म से रैंक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही हमारे क्वेश्चन की रैंक भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/4 की मैट्रिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। मैं यहां पर आपको नॉर्मल फॉर्म के 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। 4 के बाद आपको 3 क्वेश्चन यहां पर मैं डीपीपी में दूंगा, क्लियर है। इतना अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद रैंक का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको उसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर 4/4 की मैट्रिक्स है और देखते हैं इसकी रैंक कितनी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ए, देखिए गिवन मैट्रिक्स ए के एलिमेंट में यहां पर लिख रहा हूं, क्या है, 1 2 -1 1 2 -1 और 4 2 4
2 4 3 एंड 4, 2 4 3 4। देखिए इन क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगता है, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 3 4, ठीक। उसके बाद लास्ट रो में हमारे पास आएगा -1 -2 6 और -7। एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो अगर कॉपी करने में गलती हो गई तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 -7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं कि पहले एलिमेंट को क्या करना है, G1 बनाना है। और यहां पर अच्छी बात यह कि पहले से ही 1 दिया गया, तो हमारा एक स्टेप तो बच गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे तीनों एलिमेंट जो लिखे हैं इनको 0 बनाना है, यानी कि मुझे एक साथ 3 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा। 2 में क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो 2 में आपको ऐड करना पड़ेगा -2, और -2 कैसे आएगा, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली आप R3 में क्या ऐड करें कि आपको यहां पर 0 मिल जाए, तो इसमें ऐड देखिए सीधे R3, ये भी 1 ये भी 1, तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं। R4 में क्या ऐड करा जाए कि ये 0 बन जाए, तो ये भी बहुत आसान है, ये -1 है वो +1 है, तो R4 में R1 सीधे सीधे ऐड कर दीजिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अब मैं यहां पर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट रो को पहले कॉपी कर लेता हूं। 1 2 -1 एंड 4। सेकेंड रो में, अब सेकेंड रो से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रो हमारे पास है क्या, 2 4 3 4, 2 4 3 4, ये सेकेंड रो। इसमें मुझे ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लो। -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू 2 माइनस का 4, -2 इंटू 1 प्लस का 2 एंड -2 इंटू 4 माइनस का 8। ऐड कर दीजिए, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा और ये -4 आएगा। तो 0 0 0 0 5 एंड -4। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे देखिए, R3 में सीधे सीधे R3 से R1 को माइनस करना है, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 1, देखिए 3 में से माइनस करना है -1, तो प्लस हो जाएगा ये 4, 4 - 4 0। अब क्या करना है, R4 में R1 को ऐड करना है, R4 में R1 को ऐड करना है, तो -1 + 1 0, -2 + 2 0, 6 - 1 5 और -7 + 4 -3। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। देखो यहां तक तो हम आ गए, 1 के नीचे हमने सारे 0 बना दिए। अब हमें 1 के सामने 0 बनाने, मतलब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, C2 में चेंज करेंगे, और देखिए C2 में क्या चेंज करेंगे, C2 में चेंज, ये हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। C2 में क्या चेंज करूं, यहां पर जरा ध्यान से देखो। C2 में आपको -2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि C2 में आपको -2 टाइम्स ऑफ C1 को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 0 बनेगा। फिर इसको 0 बनाना है, तो C3 में क्या चेंज करें कि 0 बन जाए, तो आप एक काम करिए, -1 में +1 को ऐड कर दीजिए, यानी कि C3 में C1 को ऐड कर देंगे तो ये अपने आप 0 बन जाएगा। नाउ C4 में 0 कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। अगर आप C4 में यहां पर 4 लिखा है, अगर आप इसमें -4 ऐड कर दे 0 बन जाएगा, यानी कि C4 में ऐड करना पड़ेगा -4 टाइम्स ऑफ C1, और ये सभी ऑपरेशन अब मैं मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। तो हमें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, देखिए चलिए, तो ये सभी स्टेप मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। देखो तो यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले की तरह इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया ना क्यों नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए, कोई चेंज नहीं आता इनमें।
जब आप 1 के नीचे 0 बना देते हैं और जब आप सामने 0 बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा जाता है, केवल ये तीनों 0 बन जाएंगे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 के नीचे 0 0 एंड 0, 1 के सामने भी 0 0 एंड 0, और ये जो बाकी चीजें हैं सब एज इट इज आएंगी। तो इसके नीचे तो तीनों ही 0 हैं, यहां पर ये 0 बन चुका 5 4 5 5 4 5, यहां पर माइनस का 4 0 एंड माइनस का 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 5 - 3 4 0 5 - 4। क्लियर है? अब आगे का स्टेप देखो क्या होना चाहिए। देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इस प्लेस पे 1 लेकर के आना है, लेकिन इस प्लेस पर तो 0 है। अब 0 को 1 कैसे बनाएं, प्रॉब्लम है। 1 कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। देखो आप अगर इस 5 में से इस 4 को माइनस करो तो यहां पर 1 बन सकता है ना, और जब यहां पर 1 बन जाएगा तो इन दोनों कॉलम को आपस में बदल देंगे, है ना। या एक काम करते हैं, पहले इनको बदल लेते हैं और बाद में 1 बना लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। C2 में चेंज, देखिए C2 में चेंज, C2 में चेंज नहीं, C2 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सीधे सीधे C2 को C3 से एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि ये कॉलम यहां जाएगा और ये कॉलम यहां चला जाएगा। तो आगे का स्टेप देखिए क्या है, तो यहीं पर लिख लेता हूं मैं अभी। देखिए नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे। तो एक्सचेंज करने के बाद हमें मिलेगा A इज इक्विवेलेंट टू, A किसके इक्विवेलेंट होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए C1 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0। C2 की जगह C3 आ जाएगा, तो C3 क्या है 0 5 4 5 0 5 4 5, ये आ जाएगा और ये चला जाएगा C3 में, और C3 में तो सब 0 है, 0 0 0 0, और ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 0 -4 एंड 0 और माइनस का 3। चलिए अब आगे देखिए जरा, अब क्या करें, अब हमें इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, तो आप क्या करिए, इसमें R2 रो में चेंज R2 - R3 कर दीजिए, R2 - R3 कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब देखो यहां 1 बनने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझो। A इज इक्विवेलेंट टू, देखो यहां पर 1 बनाना है, तो देखो R2 में से R3 को माइनस करना है, तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज है नहीं, 1 0 0 एंड 0। सेकेंड रो में इसमें से इसको माइनस करना है, 0 - 0 0, 5 - 4 1, और यहां पर भी 0 - 0 0 और -4 - 0, तो -4 ही बचेगा। और बाकी दोनों रो तो ऐसे ही लिखनी है, 0 4 0 0, और यहां पर 0 5 0 एंड -3। अब आगे का स्टेप देखिए क्या आना चाहिए। देखिए ये 1 बन चुका है, अब आपको क्या करना है, इस 1 के नीचे इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे 0 बनेंगे, जरा ध्यान से समझे। तो देखो एक तो R3 में चेंज करें, 4 में क्या ऐड करें -4, 5 में क्या ऐड करें -5, तो नेक्स्ट 2 ऑपरेशन हमारे क्या हो गए, जरा ध्यान से देखो। R3 में चेंज, R3 में चेंज R3 प्लस, देखिए R3 में क्या ऐड करूं कि 0 बन जाए, देखो 4 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो माइनस का 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -4 टाइम्स ऑफ R2, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2 इसमें ऐड कर दीजिए। सिमिलरली मुझे R4 में भी 0 बनाना है, तो R4 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो यहां पर भाई 5 है, तो -5 R2 करना पड़ेगा, -5 R2, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए समझ में आ गया ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस 1 की हेल्प से ही नीचे 0 बनाने, याद रखना। चलिए अब पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली 2 रो में यहां पर लिख लेता हूं। देखिए फर्स्ट 2 रो में यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 0, ये फर्स्ट रो थी, 0 1 0 1, यहां पर 1,
0 1 0 0, एक मिनट, 0 1 0 -4 है आखिरी में, क्या है आखिरी में? -4। चलिए अब अगला स्टेप देखिए क्या आएगा। अगला स्टेप हमें क्या करना है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है। तो यहां तो 0 बनेगा, यानी कि ये 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 0 और ये भी 0 है। लास्ट नंबर देखो क्या आएगा, देखिए यहां 0 हो गया, ये 0 बन गया, ये 0 ही रहेगा। अब इसमें जरा ध्यान देना, हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2 हमने किया है। तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 में अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन जाएगा। तो यहां पर आएगा मेरे पास 16। अब R4 में चलते हैं, ये 0 बन जाएगा और ये आपका 0, तो पहले 3 तो 0 आएंगे, 0 0 0। अब यहां पर देखो जरा क्या आएगा, आप इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई -5 से, तो ये -5 इंटू -4 प्लस का 20 बनेगा। तो यहां पर बचेगा आपके पास 17, तो ये आएगा 17, ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स। अब देखें नेक्स्ट स्टेप जरा, देखो अब हमें क्या करना है, इस प्लेस पे 1 बनाना है, लेकिन यहां पर तो फिर से 0 आ गया। अब क्या करें, है ना, फिर से 0 आ गया। तो एक काम करते हैं, हम इस 16 को इधर ले आते हैं, यानी कि C3 और C4 कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो C3 को एक्सचेंज कर देते हैं C4 से, तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी, A इज इक्विवेलेंट टू, A इज इक्विवेलेंट टू, अब जरा ध्यान से देखो, C3 और C4 में चेंज करना, इसमें कोई चेंज नहीं, तो 1 0 0 0, इसमें भी कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0। अब C4 वाला C3 में आ जाएगा, 0 -4 एंड 16, और ये आ गया 17, और लास्ट रो में ये चला जाएगा, तो 0 0 0 एंड 0, ये मेरे पास आ चुका। अच्छा एक मिनट और रुकना, एक मिनट, हमने एक स्टेप जो है पहले कर दिया। एक्चुअल में पहले हमें 1 के सामने वाला 0 बनाना था, और उसको हमने 0 नहीं बनाया है ना, तो ये एक स्टेप रह गया बीच में। चलिए पहले उस स्टेप को कर लेते हैं, उसके बाद ये आएगा। देखो यहां पर, हाँ मुझे पहले इसको 0 बनाना था ना, तो 1 के नीचे बना चुका, 1 के सामने 0 बनाना है। तो यहां पर पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे, C4 में चेंज, C4, देखिए ये 0 कब बनेगा, जब मैं इसमें -4 में +4 ऐड करूंगा, इसका मतलब 4 टाइम्स C2 ऐड करना पड़ेगा, 4 टाइम्स C2। तो यहां पर कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस स्टेप एक बच गया था। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू, देखो C4 में केवल चेंज है, पहले 3 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0, यहां पर आएगा 0 1 0 एंड 0, और ये सभी हमारे पास क्या है, 0 0 0 0, और यहां पर देखो ये 0 बन जाएगा, और इनमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब चलते हैं आगे, है ना। चलिए अब देखिए जरा, अब हमें पहला जो हमने स्टेप लगाया था वो अब अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जरा देखो क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहां पर इसको 1 बनाना है, इसको क्या करना है, 1 बनाना है, तो 16 को इधर लाना पड़ेगा। तो C3 और C4 में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो C3 को हम चेंज कर देते हैं C4 से। चलिए C3 को C4 से चेंज करने पे क्या मिलेगा देखें जरा, तो A इज इक्विवेलेंट टू, जरा ध्यान से देखें, A इज इक्विवेलेंट टू, हमने C3 और C4 को चेंज करना, ये कॉलम यहां आ जाएगा, पहले 2 कॉलम सेम रहेंगे, तो 1 0 0 0 0 1 0 0, और यहां पर आएगा हमारा 0 0 16 17, और ये 0 0 0, और यहां पर भी 0। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करें, अब इसको 1 बनाते हैं, और इसको 1 बनाना तो बहुत आसान है, आप R3 रो को 16 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कॉलम को मत करना, क्योंकि कॉलम को करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, प्रॉब्लम तो तब भी कुछ नहीं होगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर R3 में चेंज करेंगे, और R3 को 1/16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर ये 1 बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, A इज इक्विवेलेंट टू,
देखिए R3 में चेंज है, पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो गया, और ये 0, यहां पर 0 0 और ये 17 और ये 0। अब क्या करें, अब हमें इस 17 को क्या करना है, 0 बनाना है। और ये 0 कैसे बनेगा, आप R4 में चेंज करेंगे। देखिए इस 17 में -17 ऐड कर दीजिए, 0 बन जाएगा। यानी कि अब हमारा ऑपरेशन होगा R4 में चेंज, R4 प्लस माइनस का 17 टाइम्स ऑफ R3 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 0 बन के तैयार हो जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप ना। अब यहां पर हमारे पास जो A इक्विवेलेंट आएगा, A के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आएगी, देखिए क्या होगी, जरा ध्यान से देखें। R4 में चेंज है, यहां पर 0 बन जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0, ठीक। और यहां पर 0 0 1 और 0, और लास्ट वाली रो में सब 0। तो अब जरा ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 4x4 का था, लेकिन अगर आप ध्यान दें, आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर केवल 3x3 का है। क्लियर हो गया। तो यहां से अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A इज इक्विवेलेंट टू, देखो जरा ध्यान से, A इज इक्विवेलेंट टू, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। देखो अब इसके सामने ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको हम 0 मैट्रिक्स है, O लिख सकते हैं, ये भी, इसको भी O लिख सकते हैं, और इसको भी O लिख सकते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो इनका ऑर्डर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर है 3x1, इसका ऑर्डर है 1x3, और इसका ऑर्डर है 1x1। ये तीनों की तीनों नल मैट्रिक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। ये क्या है, इट इज अ नॉर्मल फॉर्म, इट इज अ नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। और नॉर्मल फॉर्म में जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होती है। तो यहां से हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया 3। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आज का एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसके रैंक को कैलकुलेट करना है। सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं A। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है A, उसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 1 -1 2 1 -1 2 n -3, ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट रो क्या है, 4 1 0 n 2, 4 1 0 n 2, उसके बाद 0 3 0 4 0 1 0 2। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके पास मैट्रिक्स 4x5 की भी आ जाए, या 5x5 भी आ जाए, या 5x6 भी आ जाए, करने का तरीका नहीं बदलेगा। आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर ये तरीका आपको समझ में आ जाता है तो आप रैंक निकालने का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म से। इक्विवेलेंट फॉर्म तो इससे भी आसान है। हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड आप केवल तभी अप्लाई करेंगे जब आपसे कहा जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है अगर मैट्रिक्स 4x4 की हो या 3x4 की हो, है ना। छोटी मैट्रिक्स में तो डिटरमिनेंट मेथड काम कर जाता है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि डिटरमिनेंट मेथड से केवल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, देखो यहां पर आपका काम आसान हो गया। कैसे, पहली पोजीशन पे ऑलरेडी 1 दिया गया आपको, तो और आसान हो गया, 1 दिया गया। अब आपको क्या करना, 1 के नीचे 0 बनाने। अब देखो 1 के नीचे पहले से 2 0 दे रखे, केवल एक को 0 बनाना है, तो यहां तो आपका काम और भी आसान हो गया। यानी कि आप क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, केवल आपको R2 में चेंज करना है। और R2 में क्या ऐड करने पे, देखिए 4 में क्या ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। 4 में -4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -4 टाइम्स ऑफ R1। जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे आपका आसानी के साथ 0 बन जाएगा। देखिए तो नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, A के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स होगी, जरा ध्यान से देखो क्या होगी। देखिए
तो R2 में चेंज है, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं पहली रो को पहले लिख लेता हूं 1 -1 1 -1 2 और माइनस का 3। सेकेंड रो में चेंज है बिल्कुल, तो सेकेंड रो में ये तो 0 बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये क्या बनेगा, देखो इसको अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बनेगा, 4 + 1 5। यहां पर आ जाओ, ये 0 0 में क्या ऐड करना है, -4 × 2 माइनस का 8। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, उसके बाद इधर आ जाओ, 2 में क्या ऐड करना है, 4 टाइम्स इसका, -4 टाइम, तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, देखिए R3 और R4 रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0 3 0 4 0 1 0 2। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। चलिए 2 स्टेप तो हमारे हो गए, अब जरा ध्यान से देखें, हमने क्या करा, 1 के नीचे सबको 0 बना दिया, तो 1 के सामने भी तो सबको 0 बनाना पड़ेगा, और 1 के सामने 0 बनाना बहुत आसान होता है, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन केवल लगाना है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होती। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं C2 -1 में क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, +1 ऐड कर दो, +1 यहां लिखा है, यानी कि C2 में ऐड कर दो C1। C3 में मैं क्या ऐड करूं, मतलब यहां पर 2 में क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, तो देखिए C3 में आप ऐड कर दीजिए -2 टाइम्स ऑफ C1। -3 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो C4 में चेंज, तो C4 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों ऑपरेशन आप लगाएंगे तो सब 0 बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, ध्यान से देखें, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होगी A के इक्विवेलेंट होगी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले C1 में कोई चेंज नहीं करना, तो C1 के एलिमेंट में लिख लेता हूं 1 0 0 0। C2 में, अब देखो मैंने आपको बताया था, जब आप 1 के नीचे सब 0 बना देते हैं, तो 1 के सामने 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन लिख दिए, इसका मतलब ये तो 0 बनेगा ही, तो 1 के सामने तीनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे, ठीक। और जो बचा हुआ पार्ट है ये एज इट इज आता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखिए ध्यान रखना, मैं केवल ये आपको मार्क करके दिखा रहा हूं कि ये एज इट इज आएगा, बाकी आपको एग्जाम में इस तरह से मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए तो यहां पर हमारे पास एज इट इज आएगा सब कुछ, 5 -8 और 14 3 0 and 4 1 0 and 2, ये आ जाए। अब यहां पर इसके आगे देखो क्या कर रहे हैं, देखिए इसके आगे मुझे इसको बनाना है 1, ये 1 बनेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाते चलना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, देखिए इसको 1 बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस 1 के साथ इसको एक्सचेंज कर दीजिए, यानी कि R2 को R4 से क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो यहां पर हम ऑपरेशन लिखेंगे R2 इज चेंज बाई R4, और ऐसा करने से आपको जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी उसको मैं इधर लिख लेता हूं, देखिए जरा ध्यान से। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो A के इक्विवेलेंट होगी, और एलिमेंट उसमें देखिए क्या क्या आएंगे। R2 को R4 से चेंज करना है, यानी कि R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 and 0। अगला स्टेप, R2 की जगह R4 को लिखना है, R4 क्या है, 0 1 0 2, तो यहां पर आएगा 0 1 and 0 2। R3 को ऐसे ही लिखना जैसे है, तो 0 3 0 4। उसके बाद R4 की जगह R2 लिखना है, यानी कि 0 5 0 5 माइनस का 8 and 14, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे, देखिए अब क्या करना है, 1 के नीचे इन दोनों को 0 बनाना है, और इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमें फिर से ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर ऑपरेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, यानी कि मुझे चेंज करना है R3 में, तो R3 में क्या चेंज करना, देखिए इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, -3 को ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब R3 में ऐड कर दो, R3 में ऐड कर दो -3 टाइम्स ऑफ R2। सिमिलरली R4 में चेंज, और R4 में क्या ऐड करना पड़ेगा,
-5 यानी कि माइनस का 5 टाइम्स ऑफ R2 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद आपके ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हम R3 R4 में चेंज करना है, पहली दो रो एज इट इज आएंगे। तो मैं सबसे पहले पहली दो रो को लिख लेता हूं। तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए पहली रो में क्या आ रहा है, 1 0 0 0 आ रहा है। तो 1 0 0 एंड 0। दूसरी रो में क्या आ रहा है, 0 1 0 2 0 1 0 2। अब थर्ड रो में हमें चेंज करना है। मैं थर्ड रो को लिख लेता हूं 0 3 0 4 0 3 0 4। इसके साथ क्या ऐड करना, R3 में क्या ऐड करना, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2। अब देखो R2 यानी कि R2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा R2 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, ये -3 आएगा, ये 0 आएगा, और ये -3 × 2 माइनस का 6 आएगा। ऐड कर दीजिए 0 0 0 और ये आएगा -2। तो ये हमारे पास रो आ गई 0 0 0 एंड -2। क्लियर हुआ। अब R4 को देख लेते हैं। R4 रो क्या है, 0 5 -8 0 5 -8 और 14, यही है ना, 0 5 -8 और 14, 0 5 -8 और 14। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि R2 को -5 से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लिखो। तो 0 -5 0 और -5 × 2 माइनस का 10। ठीक, ऐड कर देते हैं। तो 0 0 -8 और ये आ जाएगा 4। 0 0 -8 एंड 4, ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए 1 के नीचे 0 बना दिए, 1 के सामने 0 बनाना है। तो एक 0 तो पहले से है, इसको 0 बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखते हैं। तो ये C4 कॉलम में आ रहा है, तो C4 कॉलम में चेंज करेंगे। और C4 में क्या चेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखो। C4 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये 0 बन जाए, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C2 को ऐड कर दीजिए। भाई सीधी सी बात है, 2 में -2 ऐड कर देंगे, 0 बन जाएगा। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मेरे पास आएगी उसको जरा ध्यान से देखें क्या आएगी। C4 में चेंज है, पहले 3 कॉलम ऐसे लिख दो। पहले 1 0 0 0 0 1 0 0, यहां पर आ जाएगा 0 0 0 और माइनस का 8। हाँ, C4 में चेंज करना है। देखो ये आएगा 0, अब ये भी 0 बन जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर ये C4 में यहां पर -2 है। तो अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप कॉलम में जब 0 बनाते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इनको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 0 -8 और -2 एंड 4, ये एज इट इज रहे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब मुझे यहां पर 1 बनाना है, लेकिन यहां पर तो आ रहा है 0। तो अब क्या करें, तो यहां पर 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं। यहां पर ये जो C3 कॉलम है और C4 कॉलम है, इनको आपस में बदल देते हैं। देखिए रो भी बदल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रो को यहां ले जाओ और इस रो को यहां ले आओ। दोनों ऑप्शन ठीक है, जिसको भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। मैं चलिए कॉलम कर देता हूं। तो C3 में को चेंज करना है C4 से, इस कॉलम को मैं यहां ले आता हूं, तो यहां पर मेरा 1 बन जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। देखिए जैसे आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स आपको मिलेगी, देखिए ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी और एलिमेंट क्या आएंगे, जरा ध्यान से देखो। C3 और C4 को चेंज करना, पहले 2 कॉलम एज इट इज हैं। तो 1 0 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0 0। अब C3 में आ जाएगा C4, यानी कि 0 0 0 0 -2 एंड 4, और यहां आ जाएगा C3 0 0 और 0 एंड माइनस का 8। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे बनाना है इसको 1,
इसको 1 बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस R3 रो को आप क्या करें, -2 से डिवाइड कर दें, या C3 को -2 से डिवाइड कर दें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, किसी से भी फ्रैक्शन नहीं बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर R3 रो में चेंज करता हूं और इस R3 रो को डिवाइड कर देता हूं -2 से, या मल्टीप्लाई कर देता हूं -2 से, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या आएंगे, R3 में चेंज है तो पहली रो एज इट इज 1 0 0 0, ये भी ऐसे ही लिखेंगे 0 1 0 0। इसमें देखो 2 से डिवाइड करना है माइनस, तो ये 0 0, ये 1 और ये 0 0 0 4 एंड -8। अब क्या करें, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो फिर से एक ऑपरेशन लिखेंगे, क्या ऑपरेशन होगा यहां पर, R4 में चेंज, देखिए इसमें क्या ऐड करोगे 0 बन जाए, -4 टाइम्स ऑफ R3 को आप ऐड कर दें। ठीक, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो A के ही इक्विवेलेंट होगी, और मैं उसको यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखो। देखिए R4 में चेंज है, पहली रो में कोई चेंज नहीं है 1 0 0 0, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है 0 1 0 0, R3 रो में भी कोई चेंज नहीं है 0 0 1 एंड 0। R4 में चेंज आएगा तो पहले तो दो 0 ही बनेंगे, देखो ये 0 बन जाएगा, और इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए R4 में -8 में आप 0 ऐड करेंगे तो -8 ही रहेगा, तो ये तो -8 ही रहा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, लास्ट स्टेप हमारा बचा है यहां पर, है ना। अब क्या करें, मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है, क्योंकि ये अब 0 तो बन नहीं सकता किसी भी तरीके से, लेकिन 1 बन सकता है। तो क्या करें, या तो आप R4 को -8 से डिवाइड कर दो, या C4 को -8 से डिवाइड कर दो, चॉइस आपकी है, दोनों से बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, R4 में चेंज, R4 को -1/8 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 1, और मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी A इज इक्विवेलेंट टू, A इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट बनेगी, देखो जरा ध्यान से, 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 0 0, सॉरी यहां पर 1 आएगा 1 0। देखिए आप इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 0 0 0 एंड 1। और ये आपके पास क्या बन गया, अगर आप इसको देखें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है ये कन्वर्ट हो गई है किसमें, I4 मैट्रिक्स में। तो कौन सी फॉर्म बन गई है, पहली वाली फॉर्म बन गई। इसमें देखो 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इस मैट्रिक्स की रैंक है वो 4 है। कितनी रैंक आ रही है, 4 रैंक इस मैट्रिक्स की यहां पर आ जाती है। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म मेथड से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, आप इन 3 क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन को देखे एक बार समझने के बाद अपने आप सॉल्व करें, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। पहले यहां 1 बनाओ, फिर इसके नीचे दोनों 0 बनाओ, फिर सामने 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, इसके नीचे 0 बनाओ, इसके सामने 0 बनाओ, और उसके बाद इसको 1 बनाओ अगर बन सकता है, और अगर 0 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको चलना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, 3x3 हो, 3x4 हो, 4x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, 5x4 हो, 4x5 हो, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आपके करने का तरीका नहीं बदलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे ही करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के तरीके और भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक बार सारे के सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो और उसके बाद फिर सारे कॉलम लगा दो, लेकिन उससे फायदा नहीं है ना, उससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ भी हो जाती है और गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर आप वैसा ही करेंगे तो आपकी गलती भी नहीं होगी और आप बहुत आसानी के साथ
अपने क्वेश्चंस के आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये 3 डीपीपी के क्वेश्चन है, इन तीनों को आप सॉल्व करिए, इन तीनों का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है और इसके बाद आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस डीपीपी का जो सॉल्यूशन है या जितनी भी डीपीपी मैं आपको देता हूं सभी डीपीपी का हैंड रिटन सॉल्यूशन ऐप में अपलोड हो जाएगा, जहां से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और यहां पर हमारा जो नॉर्मल फॉर्म था इसको मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी नॉर्मल फॉर्म का ही होगा, लेकिन उसमें हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पर PAQ फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।